अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर फारूक इजी अप्रोच टू मैथ्स के प्लेटफॉर्म से आपके सामने लेक्चर नंबर 10 मैथ 401 डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी किस तरह, और ये बड़े मज़े का टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन मुख्तलिफ लेते हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं मुख्तलिफ तरह से। कभी लीनियर है तो लीनियर के तरीका से, कभी एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट के तरीका से, कभी सेपरेबल के तरीका से। आया कि इनका कोई मकसद भी है, इनका कोई यूज भी है हमारी डेली लाइफ में। तो आज का लेक्चर आपको डेली लाइफ में इनका बड़े मजे के यूजेस बताने वाला है, और जिसको आप जो है वो रियली इंजॉय करेंगे। जो है ना कि इस सेंस में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, तो ठीक है आज सोचते हैं। तो देखिए हमारा जो अगर हम इसको देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को, तो सबसे पहले देखें इसकी जो मेन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है वो है मैथमेटिकल मॉडलिंग। यानी कोई भी आपके पास डेली लाइफ का प्रॉब्लम है तो उसको आप कन्वर्ट करते हैं इनटू मैथमेटिकल मॉडलिंग, जिसको आप देखेंगे लेटर ऑन। वो जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो अल्टीमेटली जो है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन की ही फॉर्म लेता है। मसलन सबसे पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग में आप अगर किसी चीज को भी मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी भी फिजिकल फिनोमेना को जो है वो आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू सम मॉडल जो है मैथमेटिकल मॉडल, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं कि आप उस मॉडल में से कुछ अजम्पशंस क्रिएट करते हैं, कुछ अजम्पशंस बनाते हैं। लेटर ऑन हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उनमें देखेंगे कि ये फिजिकली कैसे स्टेप जो है वो रूनुमा होते हैं जी। तो सबसे पहले हम उसमें कुछ अजम्पशंस बनाते हैं, फिर हम अपने उसमें जो पैरामीटर्स और वेरिएबल्स यूज करेंगे उनको क्लियरली हम स्टेट करते हैं, बयान करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इन अजम्पशंस को यूज करते हैं और पैरामीटर और वेरिएबल्स को इंटर रिलेट करते हुए विद द हेल्प ऑफ द अजम्पशंस मेड इन स्टेप 1 वी फॉर्म द मैथमेटिकल मॉडल्स। ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज आ जाता है, पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की जो डिके होती है, जो उनकी यानी वो जो ट्रांसफ्यूज होते हैं उसके प्रॉब्लम आ जाते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, कार्बन डेटिंग है, केमिकल रिएक्शंस हैं। ये सारी जो है ना इनमें यानी इन फील्ड्स में जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं उनको हम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स अल्टीमेटली डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। अब यहाँ पर अगर आपने जितने भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं अगर आप उनको देखें, मतलब सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन देख लें या कोई भी आप फर्स्ट ऑर्डर जितनी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने की हैं अगर आप देखें तो आप जब उनको सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने के बाद एंड में आपको क्या मिलता है, एंड में आपको एक सॉल्यूशन मिलता है। उस सॉल्यूशन को देखें अगर आप स्टूडेंट्स, तो उसमें x और y वेरिएबल होता है, उसके साथ क्या होता है, सम कांस्टेंट। तो अगर उसको यानी कोई भी आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है जिसको ऑर्डर 1 है, जिसमें एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, वो हमेशा आपको एक जो है ना वो इक्वेशन देती है जिसमें x y वेरिएबल और साथ कांस्टेंट मौजूद होता है। यानी वो कांस्टेंट की जितनी वैल्यूज आप चेंज करेंगे उतनी ही कर्व्स आपके पास आती हैं, क्योंकि सॉल्यूशन को जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको एक कर्व हासिल होगी, कभी सर्कल हासिल होगा, कभी लाइन हासिल होगी, कभी पैराबोला, हाइपरबोला एंड सो ऑन और ज्योमेट्रिकल फिगर्स हासिल होंगी। तो आप कांस्टेंट को एक वैल्यू देंगे तो एक कर्व मिलेगी, कांस्टेंट को दूसरी वैल्यू देंगे तो दूसरी कर्व मिलेगी। इसी तरह जितनी भी कांस्टेंट्स को वैल्यूज देंगे उतनी ही कर्व्स आपको मिलेगी। और वो जो कांस्टेंट, इसका मतलब है कि कांस्टेंट जो है एक कांस्टेंट वो एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी अल्टीमेटली अगर इन दोनों बातों को जोड़ें तो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑलवेज आपको जो है वो एक फैमिली ऑफ कर्व्स देती है। इसी तरह से एक फैमिली ऑफ कर्व्स जो है वो भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देती है। वो किस तरह से आपको फैमिली ऑफ कर्व्स जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे देती है, उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। वो कहता है कि आपको ये कोई सॉल्यूशन है या फैमिली ऑफ कर्व्स है x² + y² = c², तो हमने करना क्या है कि इसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। यानी इस फैमिली ऑफ कर्व्स से हमने एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल करनी है जिसको ये सेटिस्फाई करेगी, यानी ये सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए गिवन x² + y² = cx है, तो यहां पे अब सिंपल है कि इसको अब हमने जो है वो चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जहां लफ्ज आएगा वहां आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, और जहां आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा इट मींस कि हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 2x² का डेरिवेटिव 2x है प्लस y² का डेरिवेटिव 2y है, दिस इज इनटू y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो अकेला कांस्टेंट आ गया हमारे पास। अब यहां से देखें इक्वेशन 1 जो है यहां पे c है। अब c की वैल्यू कहां से आएगी, इक्वेशन 1 में से अगर आप x को दूसरी तरफ ले जाएं तो x² + y² x हो जाता है। तो ये c की वैल्यू आ गई x² + y² x। c की वैल्यू यहां से उठाएं और c की जगह पे यहां लगा दें, उसके बाद 2x को उधर ले जाएं, ये माइनस हो जाएगा। देन हम इसका एलसीएम लेंगे तो इजाफा कर लेंगे, इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आ गया y² - x² x, और लेफ्ट साइड आ गई 2y dy/dx। 2y उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, सो dy/dx = y² - x² 2xy जी। तो एक फैमिली ऑफ कर्व्स थी, वहां से ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही सॉल्यूशन जो है वो हासिल होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स। ये जो लफ्ज ऑर्थोगोनल है इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी दूसरे लफ्जों में जहां लाइंस आती हैं वहां हम इंटरसेक्ट का लफ्ज बोलते हैं, वहां हम परपेंडिकुलर का लफ्ज बोलते हैं। जहां पर कर्व्स की बात आती है वहां पर हम ऑर्थोगोनल का लफ्ज बोलते हैं।
देखिए कोई भी दो कर्व्स जो हैं C1 एंड C2 दे आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल, उनको हम कहेंगे कि वो जो है वो ऑर्थोगोनल होती हैं इफ द टेंजेंट लाइंस T1 एंड T2 एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर परपेंडिकुलर, यानी अगर उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर हम लोग टेंजेंट्स ड्रा करें दोनों कर्व्स को, तो वो जो टेंजेंट्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो हम कहते हैं कि वो जो कर्व्स हैं दे आर दी ऑर्थोगोनल कर्व्स। जैसा कि ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये दो सर्कल्स हैं C1 एंड C2, ये दोनों इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। अगर हम इस पॉइंट पे देखें, ये इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर हम सर्कल C1 के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें, इसी तरह सर्कल C2 के ऊपर जो है वो सर्कल C1 के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें T1 और सर्कल C2 के ऊपर जो है वो टेंजेंट ड्रॉ करें T2, तो हम देखें तो इनके टेंजेंट्स के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, यानी ये टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ड्रॉ होने वाले टेंजेंट्स जो हैं दे आर परपेंडिकुलर, तो फिर ऐसी कर्व्स जो होंगी उनको हम कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं। इसका मतलब है ये दोनों सर्कल्स जो हैं यहाँ पे आपस में ऑर्थोगोनल हैं। अब आगे आप नेक्स्ट अब हम ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज को पढ़ने से पहले जरा इस डायग्राम पे गौर करते हैं। फर्स्ट करिए हमारे पास दो फैमिली ऑफ कर्व्स है, एक है y = mx, एक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = c²। ये जो y = mx है बेसिकली ये क्या है, इसमें सारी ही लाइंस आ जाती हैं व्हिच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है जी, इसमें फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से गुजरने वाली भी आ जाएंगी, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से गुजरने वाली लाइंस भी आ जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द स्लोप यानी m। तो ये सारी लाइंस जो है, अगर हम कुछ लाइंस इसमें से ड्रॉ कर लें और ये x² + y² = c², ये एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है। इसमें अगर हम c की वैल्यू 1 रखें तो ये एक सर्कल होगा विद द सेंटर रीजन और इसका रेडियस 1। ये वाला अगर हम ड्रॉ कर लें फिर हम 2 रखें तो 4 वाला आ जाएगा। इसी तरह ये फैमिली ऑफ सर्कल्स है। अब अगर इन कर्व्स को देखें, फर्स्ट करें ये सर्कल और ये लाइन यहां इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर हम इस लाइन पे भी टेंजेंट ड्रॉ करें, इस सर्कल पे भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये हमें नजर आता है कि टेंजेंट्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। इसी तरह से बाकी भी किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर आप मतलब उस जो रेलेवेंट लाइन है उस पे टेंजेंट ड्रॉ करें और सर्कल पे ड्रॉ करें तो हर दफा टेंजेंट्स के दरमियान जो है एंगल 90 आ रहा है, यानी टेंजेंट्स जो है परपेंडिकुलर आ रहे हैं। इट मींस कि ये आपके पास जो पूरी फैमिली ऑफ कर्व्स है सर्कल्स की और ये लाइंस की, ये आपस में ऑर्थोगोनल है। क्योंकि ये हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक दूसरे को ऑर्थोगोनल है, तो ये एक दूसरे की जो है वो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज कहलाएंगी। तो इससे क्या मालूम हुआ, किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज को। हम कहते हैं कि अगर ऑल द कर्व्स ऑफ वन फैमिली ऑफ कर्व, यानी एक फैमिली ऑफ कर्व है हमारे पास x y c1 = 0 और वो इंटरसेक्ट करती है ऑर्थोगोनली ऑल द कर्व्स ऑफ अदर फैमिली ऑफ कर्व्स, दूसरी फैमिली ऑफ कर्व्स को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करती है, यानी हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स जो है आपस में परपेंडिकुलर आते हैं। तो फिर हम कहेंगे कि इनमें से हर फैमिली की हर कर्व दूसरी फैमिली की हर कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेथड कि किस तरह से हमने किसी एक फैमिली ऑफ कर्व्स की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज को फाइंड करना है। देखें, सबसे पहले तो ये याद रखें कि एक कर्व अगर आपको दी हुई है फैमिली ऑफ कर्व्स, तो आपने फाइंड कौन सी करनी है, जो उसको ऑर्थोगोनल होगी, यानी जो और इनका क्या लिंक होगा कि अगर फर्स्ट की स्लोप ऑफ यानी टेंजेंट और दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, और जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होंगे इसका मतलब है उनकी जो स्लोप्स होंगी वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगी, यानी उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। ये बात पहले ज़हन में होनी चाहिए कि सबसे पहले कि कोई भी दो जो आपके टेंजेंट्स होते हैं वो बेसिकली लाइंस होती हैं, और लाइंस जो होती हैं उनके परपेंडिकुलर होने का आपस में क्या रिश्ता या क्या आप कह लें कि उनका लिंक होता है कि दो लाइंस जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं अगर उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो। यानी टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि पहले टेंजेंट की स्लोप और दूसरे टेंजेंट की स्लोप का जो प्रोडक्ट जब आप लेंगे तो इक्वल टू -1 होगा, यानी फर्स्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 ओवर सेकंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, या सेकंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब है कि अगर आप ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज लेते हैं तो बेसिकली उनके दरमियान क्या लिंक होगा कि एक की जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी दैट विल बी इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ जो है वो सेकंड, यानी एक की स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड स्लोप। इस कांसेप्ट को ज़हन में रखते हुए हम चलते हैं कि हमें x² + y² = c², एक फैमिली ऑफ कर्व्स है यानी एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है, तो हमें ये कहा गया है कि आप इसकी जो है ना ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज फाइंड करें। तो आप देखिए हमने किस तरह से इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज फाइंड करनी है कि हम सबसे पहले इसको जो है वो वन को डिफरेंशिएट करते हैं ताकि इसकी स्लोप मालूम कर सकें। ये जो फर्स्ट आपको गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है इसकी स्लोप लेने के लिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो वहां से dy/dx आ गया -x/y, वी कॉल इट एज अ फंक्शन ऑफ xy। अब ये फर्स्ट की स्लोप है, अब जो आप फाइंड करने जा रहे हैं वो जो कि इसको ऑर्थोगोनल है, तो उसकी जो स्लोप होगी वो बराबर होगी -1 ओवर फर्स्ट वन की स्लोप, यानी जो आप मालूम करने जा रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज या सेकंड फैमिली, उसकी dy/dx स्लोप विल बी इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ द फर्स्ट, यानी जिसका नाम हमने f(x, y) रखा है, तो ये -1 ओवर उसकी वैल्यू आ गई -x/y, तो यहां से माइनस से माइनस कैंसिल किया गया y/x, तो यहां से अब आपके पास जो है वो dy/dx क्या बन गया आपके पास y/x
ये आपके पास फैमिली ऑफ कर्व्स जो आपने फाइंड करनी है जिसका नाम ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज है, ये इक्वेशन 1 की, ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करके तो वहां से हम जो है वो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज जो है वो फर्स्ट की फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहां से सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां से आप y को इस तरफ ले आए तो dy ओवर y बन गया, और उसके बाद x dx को अगर यहां से दूसरी तरफ ले जाए तो dx ओवर x हो गया। अब यहां पर ये स्टूडेंट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन सकती है, और यहां पर ये आपके पास जो है वो सेपरेबल भी बन सकती है, लेकिन चूंकि सेपरेबल सिंपल है इसलिए हम उसकी तरफ जाएंगे। तो इसके बाद दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहां से आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ y विल बी इक्वल टू आ गया है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कांस्टेंट भी हमने नेचुरल लॉग के साथ ऐड कर लिया m। अगले स्टेप में जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो प्लस विल बी चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो ये लॉग ऑफ mx आ गया, लॉग से लॉग कैंसिल, तो y इज इक्वल टू mx, ये उसके ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज आ गई। यहां देखिए कितना मजे की चीज है। अभी स्टूडेंट्स हमने इस एग्जांपल को डिस्कस किया था कि अगर फैमिली ऑफ सर्कल्स और फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस लें तो ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज हैं। कैसे हैं हमने डायग्राम में देखा, और यहां हमने मैथमेटिकली कैलकुलेशन की तो वाकयातन जो है फैमिली ऑफ सर्कल्स की जो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज हैं वो y इज इक्वल टू mx यानी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द रीजन आ गई हैं। अब यहां से स्टूडेंट्स अगर हम गौर करें, अगर हम इस चीज को देखें तो ये जो कैसे हमने किस तरीके से फाइंड किया ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज फाइंड करने के स्टेप्स, सबसे पहले फर्स्ट की आप स्लोप हासिल करेंगे, पहला स्टेप है उसको डिफरेंशिएट करके वहां से dy by dx लें, फर्स्ट जो गिवन आपको फैमिली ऑफ कर्व्स है, फिर उसके बाद जो आपने फाइंड करनी है फैमिली ऑफ कर्व्स उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं किस तरह से कि उसकी जो dy by dx होगी वो -1 ओवर dy by dx फर्स्ट फैमिली की, तो यहां से उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तीसरे स्टेप में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर ले तो तीन स्टेप्स में हम जो है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज को इजीली फाइंड कर सकते हैं जी। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन है ये, इसमें आपने फाइंड करनी है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज टू द फैमिली ऑफ सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx। देखिए तरीकेकार वही है, सबसे पहले इसे फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, और ये वही कैलकुलेशन है जो अभी प्रीवियस एग्जांपल में हम करके आए हैं। तो वहां से हमने dy by dx जिस तरह से फाइंड किया था उसी तरह डिफरेंशिएट करके c की वैल्यू पुट करके, तो ये आपके पास आ जाता है dy by dx इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर 2xy। अगर डिटेल देखनी है तो इससे जो इसी वीडियो में पिछली एग्जांपल को जरा आप देख लें तो वहां से आपको ये dy by dx फाइंड करने का तरीका मिल जाएगा। अब इसके बाद उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होगी कि उसकी dy by dx इज इक्वल टू -1 ओवर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी माइनस से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, रेसिप्रोकल भी हो जाएगी, तो ये 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस v स्क्वायर हो गया व्हिच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब उसके बाद हमने क्या किया है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू vx और इसका dy by dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल से v प्लस x इनटू dv by dx उठा के यहां पे पुट कर दिया। तो यहां से देखिए राइट साइड से x इनटू x x स्क्वायर है, नीचे से भी x स्क्वायर कॉमन है, x इनटू x स्क्वायर नीचे से कॉमन लेके ऊपर वाले x स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। अगले स्टेप में प्लस का v उधर ले गए माइनस v हो गया, देन उससे अगले स्टेप में एलसीएम लिया तो आप सिंपलीफाई करते हो यहां तक पहुंच गए। अब ये सेपरेबल हो गई, सेपरेबल के लिए ये सारा v का एक्सप्रेशन लेफ्ट पे ले आएंगे, ये dv और इसके नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, इसे जब ऊपर लेके आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर ओवर v प्लस v क्यूब, और v हमने कॉमन ले लिया नीचे से तो ये v इनटू 1 प्लस v स्क्वायर हो गया इनटू dv इज इक्वल टू ये dx ओवर x आ गया। इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड पे। अब स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन होगी, तो यहां हम इसे अलग से कंसीडर करते हैं। उसी तरह से a ओवर v प्लस ये जो कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो dv प्लस c ओवर 1 प्लस v स्क्वायर, इसको हम जो है वो पुट करके फिर उसी तरह पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से सॉल्व करते हुए हम a की वैल्यू 1 पे पहुंचते हैं, b -2 है, c 0 है। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 5 है सारा, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, उसकी 5.3 एक्सरसाइज है वो इसी से रिलेवेंट है। अब जब a b c की वैल्यूज आ गई तो उनको यहां लगाया तो ये फॉर्म बन गई, देन हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो ये 1 ओवर v की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ v आ गई, और ये नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर बन गया। अब ये हमने माइनस जो है इट विल बी चेंज इनटू डिवाइड, तो ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ v ओवर 1 प्लस v स्क्वायर, इसे उठा के हमने पुट कर दिया यहां पर इसमें, तो ये लेफ्ट की इंटीग्रेशन ये आ गई, राइट की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x है, कांस्टेंट नेचुरल लॉग ऑफ c आ गया, इनको कंबाइन किया तो ये नेचुरल लॉग ऑफ cx बन गया। लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, और v की वैल्यू यहां से आप दोबारा लेके गए y ओवर x वो सब्स्टिट्यूट की, तो सिंपलीफाई करते हुए स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज आ गई हैं वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू y, जो कि आपके पास अगेन एक फैमिली ऑफ सर्कल्स बनता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशंस की सेकंड, पॉपुलेशन डायनामिक्स यानी पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो अब हमारे पास अगर आप यहाँ पर अपने सामने क्वेश्चन खोलें जो कि स्टेटमेंट लेंथ ही है, तो मैंने नहीं लिखी वो मेरे लेक्चर में मौजूद है, वहीं से इसको रीड कर लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन कम्युनिटी इज नोन to increase at the rate of proportional to the number of people present at any time, यानी किसी भी वक्त जितनी पॉपुलेशन है जिस भी लम्हे आप नोट करते हैं तो जो उसमें इंक्रीज की शरह है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो प्रोपोर्शनल है आपके प्रेजेंट टाइम पे मौजूद पॉपुलेशन के। पहली चीज तो ये पता चल गई, यानी अगर आपके पास यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आए तो अगर प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन p है और रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t जो होगा वो होगा dp ओवर dt,
तो ये dp over dt will be proportional to the p, जो कि हमने यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने लिखी है यहाँ पे ना। और फिर उसके बाद इसको अगर प्रोपोर्शनल को आपने इक्वालिटी में बदलना हो तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी dp over dt इज इक्वल टू kp आ जाएगा आपके पास। यहाँ तक यानी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बन जाएगी इतनी सी स्टेटमेंट के साथ। उसके बाद द पॉपुलेशन हैज डबल्ड इन 5 इयर्स, यानी उसके बाद यानी जब टाइम 5 साल गुजर जाएगा आफ्टर 5 पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, यानी जितनी पहले प्रेजेंट में है उसका डबल हो जाएगी। ये कंडीशन दे दी उसने। इस कंडीशन के साथ ही हमसे डिमांड कर लिया उसने कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू ट्रिपल, तो अगर पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाए यानी 3 टाइम्स हो जाए तो टाइम मालूम करना होगा यहाँ। ये पहली जो चीज उसने पूछ ली हमसे। उसके बाद दूसरी है इफ इट इज नोन दैट पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी इज 10,000 आफ्टर 3 इयर्स, यानी अगर 3 साल के बाद यानी टी की वैल्यू 3 लें और पॉपुलेशन 10,000 हो जाए तो फिर पूछा क्या है व्हाट इज द इनिशियल पॉपुलेशन, तो उस सूरत में इनिशियल पॉपुलेशन कितनी होगी, ये दूसरी चीज उसने पूछ ली। और व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 30 इयर्स, 30 सालों में पॉपुलेशन कितनी होगी, तो ये तीसरी चीज उसने पूछ ली है। यहां तक हम पहुंच गए थे। पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेपरेबल है, p इधर आ गया और t इस तरफ चला गया, तो जब हमने उसके बाद इंटीग्रेट किया तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ p और इसकी आ जाएगी kt प्लस कांस्टेंट ऐड कर दिया, नेचुरल लॉग को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो ये बेस e में चेंज हो गया। अब e पावर kt इनटू e पावर c अगेन कांस्टेंट है वो c आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू c इनटू e पावर kt। ये हमारी जो जनरल सॉल्यूशन आ गया इस पॉपुलेशन डायनामिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम का वो ये है। और हमें गिवन है कि जो स्टार्ट है उसने कहा है इनिशियल पॉपुलेशन, तो फर्ज करें वो p नॉट है। इनिशियल का मतलब है जब टाइम 0 है, यानी हमने अभी कैलकुलेशन या मेजरमेंट शुरू नहीं की, तो उस वक्त उसकी वैल्यू p नॉट है, यानी p इनटू 0 इज इक्वल टू p नॉट है। तो यहाँ t को 0 पुट किया, p की जगह p नॉट पुट किया, तो c की वैल्यू p नॉट मिल गई। इस c की वैल्यू को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में लगाया तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आ गई p इज इक्वल टू p नॉट e पावर kt। अब उसने कहा है, देखिए फर्स्ट आगे उसने बताया कि आफ्टर 5 इयर्स पॉपुलेशन जो है डबल हो गई है, यानी टाइम अगर t इज इक्वल टू 2 लें तो फिर पॉपुलेशन 2p नॉट हो जाएगी, क्योंकि स्टार्ट में p नॉट है तो आफ्टर 2 जो वो कहता है कि 5 इयर्स में वो डबल हो गई है, यानी t को हम 5 पुट करेंगे और उसके बाद पॉपुलेशन को 2p नॉट पुट करेंगे। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो है इसमें p की जगह 2p नॉट आ गया और t की जगह 5 आ गया, p नॉट से p नॉट कैंसिल और ये e जो है ये इधर आके नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो गया, यानी 5k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो ये नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू आ गई 0.69315, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.13863। अब ये k की वैल्यू भी फाइंड हो गई, यहां पुट कर दें तो अब ये कंप्लीट हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया जो है विदाउट एनी अननोन कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब यहाँ पे उसके बाद हम कहते हैं अगली बात में ये कहता है कि इफ इट इज नोन दैट पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी इज 10,000 आफ्टर 3 इयर्स, के फर्ज करें 3 साल के बाद जो है वो पॉपुलेशन 3 गुना हो जाती है। ठीक है जी। क्वेश्चन ये है आगे कि पॉपुलेशन डबल हो गई थी, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू ट्रिपल। आप बताना है कि अगर पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाए तो कितने टाइम बाद ट्रिपल होगी, यानी अगर पॉपुलेशन को हम 3p नॉट लें तो टाइम की कीमत मालूम करनी होगी। फर्ज करें वो टाइम t1 होगा जिसमें जाके पॉपुलेशन ट्रिपल होगी, तो पॉपुलेशन की जगह 3p नॉट आ गया, t की जगह t1 आ गया, तो यहां से आपके पास p नॉट से p नॉट कैंसिल, अगेन ये e जो है ये नेचुरल लॉग ऑफ 3 में चेंज होगा, तो t1 जो आएगा वो आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3 ओवर 0.13863। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ये 8 इयर्स के इक्वल आता है। ये सेकंड चीज हमने फाइंड कर दी। उसके बाद अगली चीज अगर आप स्टेटमेंट को देखिए अपने सामने, तो स्टेटमेंट में वो कहता है कि इफ इट इज नोन दैट पॉपुलेशन if it is known that population of community is 10,000 after 3 years, यानी after the 3 years यानी t की वैल्यू 3 लें तो पॉपुलेशन 10,000 है, तो पॉपुलेशन की जगह 10,000 सब्स्टिट्यूट करें, तो फिर आप इनिशियल पॉपुलेशन यानी p नॉट की वैल्यू फाइंड करें। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अब आप p की जगह 10,000 लगाएंगे, t की जगह आप 3 लगाएंगे, देखें तो फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो p नॉट आपके पास आ जाएगा 6598 अप्रोक्सीमेटली। और लास्टली जो चीज वो पूछता है वो कहता है कि पॉपुलेशन आफ्टर 30 इयर्स कितनी होगी, तो इसी के अंदर जो है वो आप इनिशियल पॉपुलेशन की जो वैल्यू आ गई है वो लगाए और t की जगह 30 लगा दें। सॉल्व करेंगे तो p ऑफ 30 आपके पास जो है वो आपके पास आ जाएगी 4,22,279। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 10, जिसमें हमने एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की 2 एप्लीकेशन जो हैं वो सीखी हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग के रेलिवेंट एक हमने जो है वो फर्स्ट जो है वो सीखी हमने ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज को फाइंड करना, और दूसरी हमने पॉपुलेशन डायनामिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम सीखा है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाके इसका इजहार जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी इन्वाइट करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।